वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 CGPC 2019 एंड आज मैं आपसे बात करूंगा कि प्रीलिम्स पेपर को रियल टाइम में मैं कैसे टैकल करता था और क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैं एम्प्लॉय करता था। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। चलिए बात करते हैं थिंग्स टू कीप इन माइंड प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले ये है कि आपको हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। यूजुअली ऐसा क्या होता है कि लोग जो नोन ऑप्शन होता है इसी को देख के टिक कर देते हैं, फिर वो देखते हैं कि ऑप्शन डी में ज़्यादा अच्छा आंसर या ज़्यादा करेक्ट आंसर बैठा हुआ है, तो उनके कारण उनके मार्क्स लॉस हो जाते हैं। दूसरा, आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और बाकी जो गलत ऑप्शन है उनको हमेशा आपको काटना है और जो सही ऑप्शन है उसको लास्ट में टिक करना है। डाउटफुल क्वेश्चन को लास्ट में रहने दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उससे जूझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि राउंड 1 में आपने कितने ऑलमोस्ट सही क्वेश्चन किए हैं, राउंड 2 में कैसे किए, राउंड 3 में कैसे किए। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके राउंड 1 में कितने क्वेश्चन बने हैं जो कि 90% या ज़्यादा उसके एक्यूरेसी के हैं, तो आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करते बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। स्ट्रेट अवे कट द वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। अगर कोई बहुत ही ब्रह्म क्वेश्चन आया हुआ है, डेटा ड्रिवन है, डेट रिलेटेड है, या फिर कोई स्पेसिफिक नाम पूछा हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो मुझे लगता है कि आपको वाले जो क्वेश्चन है उसको स्ट्रेट अवे कट करना चाहिए और उनपे लालच करके अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कि यूजुअली वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्जन पढ़ना है छत्तीसगढ़ बेस्ड क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हिंदी में ही फ्रेम होते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है और इस ट्रांसलेशन में कभी कभी मेगा ब्लंडर हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता इसके कारण आपका क्वेश्चन का नुकसान हो। 2018 का मेरा प्रीलिम्स रुकने के पीछे वन ऑफ द मेन कारण यही था कि छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन है उसमें डबिंग मिस्टेक थी बहुत ही क्रिटिकल। जैसे मेल फीमेल रेशियो लिखा हुआ था इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ था स्त्री पुरुष अनुपात, और ये क्वेश्चन दिया होता है क्या ये मैक्सिमम होगा या क्या अधिकतम होगा। तो देखिए, ये दोनों जो रेशियो की बात कर रहे हैं कंप्लीटली पलट गए ना। जो मिनिमम आना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए था, वो इंग्लिश में सही हो गया है। तो इस कारण मेरे को बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज करने पड़े थे। मेरे आ रहे थे 126 पॉइंट कुछ और वहाँ पे आ रहे थे 129 के आसपास गया था कट ऑफ। तो अगर ये 2.66 नंबर मुझे मिल जाते तो हो सकता है शायद मेरा उस ईयर का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो ये थोड़ी सैड स्टोरी थी मेरी। तो ऐसा सैड स्टोरी आपके साथ ना हो। है छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उससे हमेशा हिंदी वर्जन से ही आपको सॉल्व करना है। जो इंडिया जीएस का क्वेश्चन है उसमें बोथ हिंदी और इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। यूजुअली इंग्लिश वर्जन मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसमें मैं हिंदी वर्जन को प्रीफर कर लेता हूँ। ब्लंडर मत करिए ओएमआर भरने में। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके क्वेश्चन नंबर तो देखिए, उसी को ओएमआर में ढूंढिए और चुपचाप बबल करिए। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। एक साथ ओएमआर फिलिंग मेरे हिसाब से मत करिए, क्योंकि उसमें आप सीक्वेंशली करते हैं तो वो ऑर्डर बिगड़ जाता है और एक बार ऑर्डर बिगड़ा तो 4 से 5 क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है। और 4 से 5 क्वेश्चन का नुकसान का मतलब है कि 2 नंबर तो मिलेंगे नहीं और प्लस 0.66 और नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके बाद अगर आपको लग रहा है, आपका गट फीलिंग बोल रही है कि ये कहीं पढ़ा हुआ है, ये सही आंसर हो सकता है इसका, ये मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है, तो यूजुअली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्योंकि आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स नहीं आएंगे, कोई चीज़ आपने पढ़ी है तभी वो वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद ट्राई टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट। अगर आपके पहले राउंड में 65 बन रहे हैं, ट्राई करिए 20 क्वेश्चन और बनाइए राउंड 2 में, और फिर ट्राई करिए कि 2 से 3 क्वेश्चन और बनाइए राउंड 3 में। तो ऑल इन ऑल कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो आपको चेस करना है पेपर में। वो पेपर डिपेंड करता है किस टाइप से कितना आपको अलाउ कर रहा है। तो कोई एक फिक्स बेंचमार्क नहीं है। तो जो पेपर का नेचर आया हुआ है उस हिसाब से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इसको मैं बताता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क की कहानी क्या है। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन तुक्के मारे लास्ट में। तो तुक्के वाले जो एब्रीवेशन है उसको मैं ऐसे टी करके रिप्रेजेंट करूंगा। आपने तुक्के मार दिए 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन का जो आपको मिलेगा इंटू 2 मिलेगा, लगभग 20 नंबर आपने प्लस कर लिए। और जो 0.66 नंबर माइनस होते हैं वो यहाँ से होंगे, तो लगभग 6.6 नंबर आपके माइनस हो गए। तो इस कारण क्या हो रहा है, आप नेट 13.4 मार्क्स में है। तो दिस इज अ गुड गैम्बल। तो यही इक्वेशन है कि 2 नंबर मिलने हैं, 0.66 नंबर कटने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक तुक्का भी अगर सही हो जाता है ना, तो दैट अलाउज यू टू डू 3 ब्लंडर्स या 3 मिस्टेक्स। और ऐसा कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसको मैं जानता हूं, जो 100% एक्यूरेसी से बनाता हो पेपर। 50 क्वेश्चन उसने करके आए, 50 के 50 सही, 100 क्वेश्चन हो गए। ऐसा नहीं होता है। आयोग
कभी कभी क्वेश्चन के आंसर्स डिबेटेबल लेता है, उसको विलोपित कर देता है। तो एक सेफ्टी नेट चाहिए आपको, अपने ज्ञान के अलावा एक सेफ्टी नेट आपको चाहिए, जिसमें अगर ये अननोन चीजें हो जाए जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वहां पे आप आके आप गिर सकें। तो आपको तुक्के तो मारने ही हैं। 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। और जिस प्रकार से जो अननोन चीजें हो रही हैं, कोर्ट केसेस लग रहे हैं, विलोपित हो रहे हैं क्वेश्चन, डिबेटेबल हैं आंसर्स लिए हुए, मानक स्रोत अवेलेबल नहीं है कई चीजों के, बहुत ज्यादा डिबेट है कुछ कुछ आंसर्स को लेके, तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में इन सब लीगल रूट को लेने के अलावा, बहसबाजी करने के अलावा, यू हैव टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि इस प्रकार के अननोन कंपनसेट हो पाए। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपने 20 क्वेश्चन तुक्के मारे और यहाँ पे आपको लगभग 13 नंबर का फायदा हुआ, तो मान लीजिए आपके 2 या 4 नंबर जो है, 4 अगर मान लीजिए क्वेश्चन है जो आपके हिसाब से एकदम सही है, लेकिन इनके कुछ डिबेट के कारण 2 डिलीट हो जाते हैं और 2 रॉन्ग हो जाते हैं, तो लगभग आपको, लगभग कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपको 10 से 11 नंबर का नुकसान है। अब ये जो सेफ्टी नेट है आपका, जो 14 नंबर का ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपको हमेशा एक +2 में रखेगा ही। तो जितने आपको नॉर्मल कैपेसिटी से चीज़ें आनी थी, उसमें भी आपको +2 है ही है। तो ये जो +2 है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। उसका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि किस टाइप से इक्वेशन बैठता है यूजुअली चीज़ों का, एंड यही चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो ये है थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग द पेपर। और प्लस एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो कि मेरा पर्सनली डेवलप्ड इक्वेशन रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ द प्रीलिम्स इक्वेशन। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड है और ये राउंड है, ठीक है, और ये एक्यूरेसी का वेटेज है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ यूजुअली अपना नंबर, जो कि मोर और लेस ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मैंने सही, लगभग सही एस्टिमेट बैठता है मेरा। मान लीजिए राउंड 1 है, इसमें आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं जिनका एक्यूरेसी लगभग 90% है। राउंड 2 है, उसमें आपने 20 क्वेश्चन बनाए हैं जिसका एक्यूरेसी लगभग 45% है, क्योंकि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर। राउंड 3 में एकदम ब्लाइंड तुक्के हैं, उसमें आपने 5 क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें आपकी एक्यूरेसी लगभग मान लीजिए 15% है। तो जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है जो मैं यूजुअली प्रिडिक्ट करता था, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, जो मैं अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो कैलकुलेट करता था, तो वो ऐसा करता था कि राउंड 1, 2 और 3 में जो नंबर ऑफ नेट करेक्ट क्वेश्चंस मेरे होंगे वो लगभग 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटू एक्यूरेसी परसेंटेज प्लस सेकेंड राउंड के नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसका एक्यूरेसी परसेंटेज प्लस तीसरे राउंड का और उसका एक्यूरेसी परसेंटेज। तो ये लगभग निकल के आ जाता था मेरा स्कोर। तो लगभग ये कैलकुलेट होके निकल रहा है 50 और 4.75, तो मान के चलता हूँ लगभग 53 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मान लीजिए 53 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट होने की चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन, और रॉन्ग कितने हो गए हैं? अब मैंने 75 अटेम्प्ट किए थे लगभग, ठीक है। तो 75 में आप देख लीजिए 22 मेरे रॉन्ग हुए, तो लगभग इसमें जो मेरा स्कोर बनेगा इस पेपर में, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 53 इंटू 2 माइनस 22 इंटू 0.66, ये लगभग निकल के आएगा 92 मार्क्स के आसपास, ठीक है। तो इससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर पेपर अगर बहुत टफ सेट हुआ है तो लगभग यहाँ तक कट ऑफ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2017 का प्रीलिम्स जो था उसका जो लगभग गया था वो लगभग 88 गया था, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के 20-22 क्वेश्चन के कारण दिक्कतें हुई थी उस पर्टिकुलर पेपर में। तो ये जो एक रफ इक्वेशन है इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको आप मॉक टेस्ट में, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में लगा के देखिए। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस मेरा इक्वेशन हमेशा सही पड़ता था। और ये जो एक्यूरेसी है ये आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, सबका अपना अपना होता है। तो एक रफ एस्टिमेट हाउ मच मार्क्स आर यू गेटिंग इनटू प्रीलिम्स, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में खासकर, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के बीच में ही कि आपको कितने और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये एक रफ फॉर्मूला मैंने बता दिया जो कि मेरे केस में काम करता था। आप अपने केस में करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितना काम आ रहा है आपके। चलिए अब 2020 का जो इंडिया सेक्शन है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक मैंने स्टेप बताए थे वो सब हमको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये चीज और ध्यान रखना है, किसी भी डिबेट के केस में हिंदी वाला जो वर्जन है वो एडवर्टाइजमेंट में बोला गया है कि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में आप हिंदी जरूर पढ़िए, हिंदी से ही बनाइए, और इंग्लिश इंडिया वाले जो पोर्शन है उसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। प्रीलिम्स 2020 का पेपर है ये, जो कि हुआ था 14 Feb 2021 में, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रियल टाइम में, ताकि मैं आपको बता सकूं किस प्रकार से मैं अटेम्प्ट करता हूं पेपर को और आप लोग भी उससे सीख सकें।
पहले क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोल रहा है। जेबी कृपलानी फॉर्म द किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952। पता नहीं सही है गलत है। पीसी घोष एंड टी प्रकाशम वेर एसोसिएटेड विद किसान मजदूर प्रजा पार्टी। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट मुझे पता नहीं है, ये बहुत ही टिपिकल है। अब ये 1952 में बना है या 1951 में बना है या 1978 में बना है, मुझे नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। ये डाउटफुल है, ना सही है ना गलत है, डाउटफुल है मेरे लिए। मैं हाथ नहीं डालना चाहूँगा यहाँ पे। पीसी घोष एंड टी प्रकाशम, देखिए मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने इनके बारे में कहीं नहीं सुना है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत डाइसी है, तो मैं नहीं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो उसको मैं स्ट्रेट अवे कट करूंगा। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका आंसर मेरे को मालूम है, राधाकांत देव है, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है कांग्रेस, जो प्री कांग्रेस जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनके बारे में, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर राधाकांत देव है, बट फिर भी आपको हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ना है। सूर्यनाथ बनर्जी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, आनंद बोस नहीं, राधाकांत देव। ठीक है, तो राधाकांत देव मैंने ऐसे किया। आप देख सकते हैं कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, 3-4 ऑप्शन पढ़े हैं, काटा है उनको, उसके बाद करेक्ट क्वेश्चन में मैं आया हूं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द त्रिपुरी सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो 1939 का त्रिपुरी क्राइसिस आपको पता ही है, तो यही उसका आंसर होगा, लेकिन मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। 36 बिल्कुल नहीं है, 37 बिल्कुल नहीं है, 38 और 39 के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन त्रिपुरी जो सेशन है वो 1939 का ही, जिसको आप सीजीजीएस में भी पढ़ते हैं कभी ना कभी, और इंडिया जीएस में भी पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि 1939 ज़्यादा क्लिक करेगा। 1939 में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बाद में डिलीट किया हो गया था। ये क्वेश्चन, ये एलिमेंट देखिए, मनोनीत, इसका मतलब होता है नॉमिनेटेड। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इन दोनों कीवर्ड के बीच में डिफरेंस था, तो लास्ट में ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया था। यहीं पे आपके तुक्के किक इन करते हैं कि जब आने वाले क्वेश्चन में हम जो तुक्के मारेंगे, ये हमारे जो वेरी श्योर जो आंसर्स थे, अगर उसमें कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है 19-20, तो आपके स्टेज से मैनेज करता है, एक सेफ्टी नेट देता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन इस डबिंग मिस्टेक के कारण, वंस अगेन डबिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा सा डिलीट हो गया क्वेश्चन। कोई नहीं, आगे संभाल लेंगे। Who had presided over the inaugural session of All India Trade Union Congress 1920? इसका आंसर मुझे मालूम है, LLR है, घटना चक्र का पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। तिलक नहीं है, पाल नहीं है, बनर्जी जी नहीं है, लाला लाजपत राय। ओके, ऐसे अटेम्प्ट करना है इस पेपर को। 5th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। 4 ऑप्शन पढ़िए वीडियो पॉज करके। मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है पाटलिपुत्र के बारे में, उसके लोकेशन, इनफैक्ट मैं इंडिया के मैप में भी लाइक पटना के अलावा और कुछ बना ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वाला क्वेश्चन तो मेरे रेंज के बाहर है, तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रेट अवे काट दूंगा। 6th क्वेश्चन, इन विच ईयर नंदलाल बोस अ फेमस पेंटर हैड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ कलवा। यार ये भगवान क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रह्मा जी भी उतर आए ना सीजीपीएससी का प्रीलिम्स देने, तो वो भी नहीं बना पाएंगे, इसको स्ट्रेट अवे काटो। इसको 4 बार काटूंगा मैं, मेरे को नहीं बनाना है वाला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। आउट ऑफ इतना इलेक्टेड सीट इन लोकसभा, इतना रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, इतना फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। डिसीजन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व इज टेकन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। ये भी मेरे को नहीं पता है, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। ये पकड़ना आया थोड़ा थोड़ा। अब इसमें देखते हैं क्या है। लोकसभा स्पीकर लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है, उसके पावर पढ़े हुए हैं, कहीं मेरे को डिलिमिटेशन कमीशन नहीं दिखा है। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज पे आ जाइए, वहां पे ऐसा बोला जाता है कि गवर्नर नोटिफाई करता है और उसके हिसाब से एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। तो अगर गवर्नर कर रहा है वहां पे स्टेट लेवल में, तो इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट करेगा। लोकसभा के स्पीकर मैंने पढ़ा नहीं है, पंचायती राज से मुझे आइडिया मिल रहा है कि प्रेसिडेंट हो सकता है आंसर, तो ये वाले स्टेटमेंट को मैं गलत मानूंगा। अब 3 वाले स्टेटमेंट गलत है मुझे मालूम है, तो 3 वाला स्टेटमेंट कहाँ कहाँ सही दिया हुआ है उसका वाले ऑप्शन को मैं काटूंगा, ठीक है। ऑल आर ट्रू बोल रहा है, नहीं भाई, ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। तो अब 3 में हमारी जो क्वेश्चन है वो फंसा हुआ है 3 ऑप्शंस में। अब आगे देखते हैं। आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट इन लोकसभा, 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 44 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब।
अब देखिए रिजर्वेशन का सिस्टम ऐसा है, जितना आपने को पता है सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में शायद शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 8% रिजर्वेशन मिलता है। तो 543 का 8% निकालेंगे तो लगभग आएगा आपका 5.5 मान लीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एक स्टेटमेंट काट लिया है और पहला स्टेटमेंट है उसको मैं मान लीजिए सही मान के चल रहा हूं, तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। 3 तो रॉन्ग है, वो तो कट गया है, और पहला सही है। ये कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए 1 एंड 3 आर फॉल्स बोल रहा है, तो ये शायद कट जाएगा मेरे से, क्योंकि 1 को मैं ट्रू मान रहा हूँ। ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बी। तो बी में मैं तुक्का लगा सकता हूँ अपने लॉजिकल एनालिसिस से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ सी, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो सही आंसर बताना का जो लॉजिक है या जो प्रोसेस है वो मेन एम नहीं है मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का। मेरा एम है कि किस प्रकार से आप लॉजिकली अपने ऑड्स इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली इन दोज क्वेश्चन दैट आर नॉट नॉलेज बेस्ड, नॉट डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड। मैं अगर चाहता तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर तक आपको पहुंचा सकता था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया है प्रीलिम्स में, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आप समझे कि किस प्रकार से मैं एलिमिनेट करते गया और एटलीस्ट एक स्टेटमेंट मैंने एलिमिनेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले से पढ़ के रख सकता था और बता सकता था कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा धोखा होगा। रियल टाइम में यही सब होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो रियल टाइम में जो मैंने डिसीजन मेकिंग करी है, जिस प्रकार से एलिमिनेट किया गया है, उस टाइप का आप अप्रोच फॉलो करिए। आंसर्स के पीछे मत जाइए, मेरा अप्रोच देखिए किस टाइप से मैं अप्रोच कर रहा हूँ इस अननोन क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भले ही मेरा गलत हो गया है क्योंकि मैंने बी टिक किया है और करेक्ट आंसर सी है, तो कोई बात नहीं, ये जो अप्रोच था ये कहीं ना कहीं आपको सही करवाएगा क्वेश्चन को, उसको सीख लीजिए बस। आंसर के पीछे मत जाइए, अप्रोच देखिए। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विद द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ये भी मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सही है। जो घटना चक्र है उसमें कई बार वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, तो उसमें हमेशा लीगल राइट ही लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट, ये जो आर्टिकल नंबर है, अमेंडमेंट है, ये दोनों सही है। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 और ट्रू दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए सी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर लिया है ए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन से बेसिस में इसका आंसर ए लिया गया है, बट मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये मेरा जो रीजनिंग वाला अप्रोच है वो आप देख लीजिएगा, और अगर किसी को पता है कि बी की जगह ए आंसर क्यों आया हुआ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, मेरे नॉलेज के हिसाब से। आयोग ने ए लिया है तो वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप ऑलमोस्ट सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, लेकिन ये वंस अगेन वो अननोन फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी कारण आपको बहुत जरूरी है तुक्के मारना कि किस टाइप के अननोन चीजें आपसे मैनेज होंगी बिकॉज ऑफ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के कारण। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग एल्यूवियल सॉइल। देखिए, अब एल्यूवियल सॉइल की बात हो रही है। ठीक, द सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 14% पोर्शन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, आगे देखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल, ये भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, आगे देखते हैं। दिस सॉइल इज नोन एज बाय द नेम्स रे, थुर, चोपान, एग्जैक्टली नहीं पता है, आगे देखते हैं। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल, ये तो डेफिनेटली गलत है। एल्यूवियल सॉइल वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, डी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखते हैं। दिस सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 14% ऑफ इंडियाज लैंड सरफेस। देखो, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, जो एल्यूवियल सॉइल है, अगर इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखोगे तो एल्यूवियल सॉइल बहुत बड़े एरिया में है यार। ठीक है, ये सिर्फ 14% होगा क्या कंट्री का? नहीं, एटलीस्ट 20 से 22% तो होना चाहिए। तो 14% थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, होगा या नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा काटते हैं। अब 2 चीजें बचे हुए हैं। अप्रोच देखिए, सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ रे, थुर, चोपान, नहीं पता। फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। या मेरे को इतना पता है कि जो एल्यूवियल सॉइल होती है एनपीके डेफिशिएंट होती है। इन जनरल जो इंडियन सॉइल होती है मेरे हिसाब से एनपीके डेफिशिएंट होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड इसमें होगा या नहीं मुझे नहीं पता। जो ब्लैक सॉइल होती है उसका जो नाम है रेहर, भर्री, रेगुर,
ये बोलते हैं। तो थोड़ा सा ब्लैक सॉइल टाइप का लग रहा है ये रे वाला नेमिंग, बट आई गेस आई विल गो विथ सी। मेरे हिसाब से तो बिकॉज एनपीके डेफिशिएंट होती है इंडियन सॉइल, तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो मैं नहीं कर रहा हूँ। रैथुर चौपान हो सकता है उन एरिया में बोलते हो शायद, नॉर्दर्न एरिया में, हम लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो उतना नहीं पता है हमें, बट आई विल गो विद ऑप्शन सी। और इस लॉजिक से जो ऑप्शन सी है वो आयोग ने भी इसका आंसर वही लिया है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर बार मेरा अप्रोच करेक्ट आंसर में पहुंचे। पिछले 2 बार नहीं पहुंचा था, इस बार मैंने पकड़ लिया था कि कैसे कैसे करना है, तो इसका आंसर सी है जो कि सही हो गया। तो लॉजिकल तुक्के जो है ना वो मारने से आप बिल्कुल भी घबराए मत। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते रहिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञान से सॉल्व नहीं होते हैं, आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 10वां जो क्वेश्चन है, 4 rivers have been mentioned below. What will be the decreasing order of these rivers in length? Decreasing order, longest to shortest. तो इसको हमेशा जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले ना तो ऐसा करके आप ग्राफ बना दो ताकि आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी जो रिवर है वो सबको पता है कि गोदावरी है, तो स्टार्टिंग में तो गोदावरी से ही होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन थर्ड है? ये। बाकी बाकी तो किसी और से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये वैसे ही कट गए। तो फाइनली डी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बन गया तुरंत। 11th क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर? ये वही वाला क्वेश्चन है कि आप कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन में जाएंगे साइंस के, तो उसमें पूछा गया है कि किसी एग्जाम में पूछा गया था कि नंबर ऑफ बोन्स इन शार्क आर। इसका बहुत ही सरप्राइजिंगली आंसर 0 होता है क्योंकि ये कार्टिलेज फिश होती है, इनका बोन नहीं होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे है, ये 0% आएगा इसका आंसर, और नन ऑफ दिस का आंसर है, ठीक है। या तो आप इसको छोड़ दीजिए, या तो आपको पता है कि इस प्रकार के ट्रिक्स खेलता आया है सीजीपीएससी, तो आप इसका आंसर 0 पे अराइव कर सकते हैं। नथिंग स्पेशल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिलेशन टू साउंड वेव्स? ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। बिल्कुल सही बात है। एयर में स्पीड कम होती है, मेटल या सॉलिड मीडियम में ज्यादा होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे स्पीड इंक्रीज होगा क्या? मेरे हिसाब से एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। यहाँ पे मेरा साइंस बैकग्राउंड थोड़ा सा किक इन करता है। जो साउंड होती है, साउंड वेव्स होते हैं, वो सिर्फ इलास्टिक मीडियम में ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको मॉलिक्यूल चाहिए होता है, और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको ट्रांसमिट करने का कोई मीडियम नहीं मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स हैं ये एक प्रकार के कोलिजन और रिलैक्सेशन टाइप के पैटर्न में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रैवल करने के लिए ऐसा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट जरूरी होता है, और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो बहुत इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, उनका कोलिजन बढ़ता है, और इसके हिसाब से ही साउंड वेव ट्रैवल करती है। तो मेरा ये मानना है कि वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्यूमिनियम मीडियम देन इन ग्लास मीडियम। देखो ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है, दोनों ही सॉलिड मीडियम है। अब ग्लास में ज्यादा है, एल्यूमिनियम में ज्यादा है, मुझे नहीं पता। अब इसके हिसाब से मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा। सेकंड गलत है मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो इसको एलिमिनेट करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन के बेसिस में। ट्रू बता रहा है, हटाओ। टू को ट्रू बता रहा है, हटाओ। तीनों को ट्रू बता रहा है, हटाओ। एक ही बच गया, सी। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो इसका आंसर आना चाहिए सी, ठीक है। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? देखिए 3 ही है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एनपीके, जिंक नहीं है, बोरॉन नहीं है, क्लोराइड नहीं है, पोटेशियम इसका आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड लप्पा क्वेश्चन है, बना के चलते बनिए। 14th, mercury is a toxic substance that is severely contaminates land, water, air and food chains. Which among the following are sources of mercury pollution? ठीक है। सीएमओ का जो एग्जाम हुआ है वहां से ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये जो पिरामिड बनाना चालू हुआ है ना, ये सीएमओ वाले एग्जाम से चालू हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट देखना है, सही है गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से यस मर्क्यूरी रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फोर्थ तो सही है, तो उसको आना होगा किसी न किसी ऑप्शन में, तो किस ऑप्शन में आ रहा है?
डी वाले में आ रहा है, डी में आ रहा है तो उसके साथ फ्री में बाकी सब भी करेक्ट हो जाएंगे। यही सिंपल सा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। What will be the nature of the image formed by the convex mirror when the position of object is between infinity and pole of mirror? Convex mirror है। प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका मेंस एक बार हो गया है, क्योंकि ये जो एकदम सिंपल सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो कि मेंस में है। फिजिक्स में सब लोग रट रहे होंगे कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, इसकी इन्वेंशन किसने किया है, वो सब चीज़ें आप रट रहे होगे, लेकिन उसने सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया है जो कि रे डायग्राम से हो जाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो लगा होता है आपके गाड़ी में, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है वही होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि अचानक से गाड़ी पीछे से उल्टी चलते आ रही है, आपके पास पहुंची और एकदम से सीधी हो गई, तो इस प्रकार का तो होता नहीं है। तो जितना भी कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो इसका आंसर वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, दैट्स इट। In the process of photosynthesis, how many molecules of ATP are involved in the synthesis of each molecule of glucose? Straightforward क्वेश्चन है। अगर किसने फोटोसिंथेसिस, वंस अगेन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया वाला क्वेश्चन, उसमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन आप पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक, नथिंग वेरी फैंसी, इसका आंसर आएगा 18। इसलिए मेंस की प्रिपरेशन करना इज वेरी नेसेसरी और मेंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैच लिस्ट 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे महानदी। महानदी हमारी नदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ओडिशा के साथ डिस्प्यूट है छत्तीसगढ़ का, तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो डी के नीचे 4 आना चाहिए। तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, हटाओ उसको। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट 4 स्टेट के बीच में, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो सी के नीचे 3 आना चाहिए। सी के नीचे 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर ए आ गया। मैंने चेक भी नहीं किया ए और बी का क्या है, क्योंकि मेरा सारे ऑप्शन कट चुके हैं बाकी, एंड फाइनली ए को टिक करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 18 among the following given names whose portfolio in the first cabinet of Free India was different from his portfolio in the interim government 1946। हाथ खड़े करते हैं, नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन हमसे। एक भी आदमी का मेरे को पोर्टफोलियो नहीं पता है तो मैं डिफरेंस क्या बताऊं 2 गवर्नमेंट में। काटिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसका आर्टिकल नंबर याद आ जाए वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कमीशन देखो 338 ए है इनका आर्टिकल, तो 2 तो है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं, सिर्फ 2 है, ऑप्शन एलिमिनेट करा, 2 है आंसर। ठीक है, 20 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इमरजेंसीज, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी है तो सबको पता है कि मैक्सिमम टाइम इमरजेंसी मणिपुर में इम्पोज हुई है। मणिपुर मैक्सिमम नंबर क्या है 10, तो ए के नीचे आना चाहिए 2। कितने ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फाइनली बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन बी आ गया। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कर दिया हाँ, सिंपल सा लॉजिक है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इमरजेंसी मणिपुर में इम्पोज हुई है, तो चुपचाप हमने क्या किया है, मणिपुर वाला लिख दिया है, जो मैक्सिमम उसको देख लिया, उसको अरेंज कर दिया यहाँ पर। एकदम एक सिंपल ट्रिक आपको पता है तो ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये मैंने बना लिया था वहाँ पे। अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी व्हेन। पढ़िए क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो देखिए, हाथ खड़ा कर लिए फिर से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, एंड ये वाला जो पोर्शन है मैं पर्सनली बहुत स्किप करते आया था ओवर द टाइम, तो मैं तो इसमें हाथ पैर नहीं डाल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टफ है ये मेरे लिए, तो मैंने छोड़ दिया ये वाला क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज राजा रवि वर्मा फेमस पेंटर इन द मॉडर्न एज बॉर्न। नहीं बनाएंगे वाला क्वेश्चन, छोड़ रहा हूँ मैं, बहुत टफ और फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। देखो करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो हमेशा जो कीवर्ड होता है ना साइड में रख लो ताकि आप भूलोगे नहीं। मरकुरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नहीं, वीनस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उसका एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो वीनस ज़्यादा होती है। ग्लेमाइट सैटेलाइट सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, नहीं पता भाई, हटाओ इसको। नेपट्टून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर, नहीं पता। फोबोस एंड डीमोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, ये पता है मुझे कि फोबोस और डीमोस 2 सैटेलाइट है मार्स के, कहीं मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में देखा था। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग है, तो पहले वाले को काटते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से 4th वाला स्टेटमेंट सही है, तो 4th वाला स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ पे करेक्ट में, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर आएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस इन वर्टिकल प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। लकी क्वेश्चन है मेरे लिए। आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग बाय माई ग्रेजुएशन, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के 4 साल में मैंने एक बार सुन लिया था थियोडोलाइट का नाम, तो हमने इसको लगा दिया एंड ये सही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरे और आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है। मैं आई वॉज लकी इनफ, ये वाला क्वेश्चन आ गया। हो सकता है अगले साल कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए टैक्सेशन से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि आपकी बीकॉम की डिग्री काम आ जाए। तो मेरे केस में सिविल इंजीनियरिंग काम आ गई, थियोडोलाइट पे काम कर रखा है, तो हमको पता है कि इससे ये तो होता है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नहीं पता, क्या करते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन थियोडोलाइट करता है अलग काम, इतना पता है। बन गया हमारा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूट कल्टीवेशन। जूट इज अ रबी क्रॉप, नहीं खरीफ क्रॉप है। जूट बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है और उसको बारिश की ज़रूरत होती है, तो ऐसा जो माहौल बनता है वो खरीफ सीजन में ही बनता है। तो जूट रबी क्रॉप तो नहीं है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही। द कल्टिवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री, एकदम सही। अब देखिए यहाँ पे मेरे मेंस के नोट्स कैसे काम आ रहे हैं। मेंस का आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी का जब आपको नोट्स दिखाए थे, तो उसमें मैंने मेजर जो क्रॉप्स है उनको मैंने मैप में बना के रखा था। तो जो इसका जो मैप बनता है ना, बेसिकली यहाँ बंगाल में बनता है और कुछ कुछ उड़ीसा में बनता है, दैट्स इट। तो ये ईस्टर्न इंडिया में कन्फाइन होता है, तो एकदम ही सही बात है। अब देखो 1 वाला जो है ये डेफिनेटली गलत है, तो 1 जहाँ जहाँ भी दिए उनको हम लोग काटेंगे। 1 देखिए एलिमिनेट कर दिया, चारों ऑप्शन पढ़ लिए, बी है इसका आंसर। अब देखिए 26 क्वेश्चन, यहाँ से करंट अफेयर चालू होते हैं। ये नहीं पता, मुझसे नहीं हो पाएगा वाला क्वेश्चन, मैंने काट दिया। 27th विच शिप ऑफ इंडियन नेवी। देखिए बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता था, मैंने काट दिया। विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड विद एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ये वाला क्वेश्चन आपको पता भी नहीं है ना, तो आप लॉजिकल तुक्का लगा ले लेंगे। ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने लॉजिकल तुक्का लगा लिया कि भाई सोनू सूद इसका आंसर हो सकता है। बाकी ए आर रहमान जी, कंगना रनावत जी भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि सोनू सूद जी का ज़्यादा चांस है, तो मैंने उनको लगाया और ये मेरा तुक्का सही हो गया। विच क्रिकेट हैज बीन डिक्लेयर्ड आईसीसी मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। ये तो बहुत ही न्यूज़ में था कि कुछ कुछ डिकेडल जो अवार्ड्स है वो दिए गए थे। इसका आंसर है स्टीव स्मिथ। करंट अफेयर के आंसर्स में आप डायरेक्ट जो आपको आता है वो आप ढूंढ के लिख सकते हैं, नथिंग फैंसी देयर। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम इंडिया, एकदम क्लियर था, हर करंट अफेयर मैगजीन के पहले पन्ने में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये है इसका आंसर है 14th। विच 2 सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड 34th तो हम लोग देखें, तो ये बहुत ही कॉमन करंट अफेयर था, ओरछा और ग्वालियर, ये है इसका आंसर। तो ये उस टाइम मुझे आता था। 32 देखिए बुक वैसे ही मेरा वीक सेक्शन है, बुक और डेज मुझसे नहीं बनते हैं, तो मॉक टेस्ट में कभी नहीं बनते थे, तो मुझे पता था कि इसमें तुक्का नहीं मारने हैं, तो ये मैंने काट दिया। अब देखिए 33 वाला क्वेश्चन को लॉजिक से बनाया जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। विच इंडियन हैज, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए यूजुअली क्या होता है ना कि मान लीजिए ऐसा है कि मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आपको एकदम से जो हटके जो चीज़ है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताता हूँ कि ये बताइए कि जो रफाल जेट है, रफाल जो जेट है वो कौन सी कंपनी बनाती है, ठीक है। टाटा, एडिडास, नाइकी, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो रफाल जो जेट है आपको पता है कि टाटा तो नहीं बनाती, बाहर से आ रही थी, स्क्वाड्रन आया था, न्यूज़ में था। एडिडास भी नहीं बना रही क्योंकि जूते वाली कंपनी है, नाइकी भी नहीं बना रही क्योंकि ये लोग एविएशन सेक्टर में नहीं है। अब ये एविएशन जो कीवर्ड है या फिर डसॉल्ट है, ये अलग से आपको दिख रहा है। मान लीजिए एविएशन वर्ड देता भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ डसॉल्ट दे देता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये जो ब्रांड है, ये 3 ब्रांड मैंने सुन के रखे हैं, लेकिन ये नहीं सुना है, और ये इतना टिपिकल है ना डसॉल्ट की ना, ये सर रमेश, सुरेश, राम, श्याम टाइप का भी नहीं है कि ये बहुत ही कॉमन नाम हो, ठीक है। तो अगर कोई टिपिकल चीज़ आ रही है किसी ऑप्शन में, तो यूजुअली वो सही आंसर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार एक डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट पूछी हुई थी, तो उसमें दिया हुआ था कुछ वर्ल्ड बैंक, IMF, कुछ और दिया होता और UNCTAD दिया होता। अब UNCTAD ना उतना पॉपुलर ऑप्शन है नहीं, तो अगर UNCTAD आया ना तो मान के चलो ये वही उसका ऑप्शन है, और मैंने वही टिक किया और वही आंसर निकला। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो सेंस है इस 33 क्वेश्चन में कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। सुमिता नारायण कॉमन नाम,
वंदना शिवा कॉमन नाम, वैशाली बनर्जी कॉमन नाम। अब अर्चना सोरेंग, ये जो टाइटल है ना उतना कॉमन नहीं है। नारायण शिवा बनर्जी, ओके दे आर वेल नोन नेम्स। अगर अचानक से कोई टिपिकल वर्ड आपका आ रहा है तो यूजुअली वो वहां पे इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज अ राइट आंसर। जिस प्रकार से डसॉल्ट अलग से दिखाई दे रहा है आपको, उस तरह से अर्चना सोरेंग अलग से दिखाई दे रही है आपको। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर जो मारना चाहिए ना वो सी मारना चाहिए, और इस केस में वाला कंडीशन काम कर गया था एंड मेरा ऑप्शन सही हो गया था। तो इसका आंसर है सी, अर्चना सोरेंग। इंडिया का रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए इंडाइसेस तो मैंने आपको बताया था अपने गूगल डॉक में कि मैंने किस किस टाइप से प्रिपेयर करके रखा था, तो मुझे पता है इसका आंसर 112 है। और जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है कुछ 140s में चले गया है शायद, या 130s में गए, 129 के आसपास या 140s के आसपास चले गया ये इंडाइस हमारा जो रैंकिंग है। मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंडाइसेस इंपॉर्टेंट होती है और मैंने रट के रखा था उसको। अब देखिए 35, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फॉरेस्ट वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है ना तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत के कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इन डाउट अगर आपको कुछ 19-20 लग रहा है तो आप चुपचाप 42nd मार दीजिए एंड जस्ट होप करिए कि ये सही हो जाए, जो कि इस कंडीशन में मैंने किया था एंड इसका आंसर 42nd ही है। ठीक है, मेरे जितने भी आप कह सकते हैं लॉजिकल तुक्के हैं किसी न किसी स्ट्रॉन्ग लॉजिक पे बेस्ड है एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू मार्क देम इन द एग्जाम। क्योंकि कई लोग होता है थिंकिंग सेम होती है बट डोंट हैव द गट्स, वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उनका हाथ रुक जाता है। मेरे कंडीशन में नहीं होता है, मैं मार लेता हूँ। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि यार हाथ रोकने से कोई मतलब नहीं है, गट फीलिंग आ रही है ना मारो, खुल के क्वेश्चन लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फॉर्म नामा है। यार मेरे को नहीं पता है, मैं इसमें हाथ पैर नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर बोलता ना डेवलप डेवलपिंग और लीज डेवलप्ड बोलता नन ऑफ दिस बोलता तो मैं डेवलपिंग मार देता। लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग एंड लीज डेवलप्ड कंट्रीज दोनों दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। क्योंकि नामा मुझे नहीं पता, शायद नॉन अलाइन मूवमेंट में तो यही है डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि गलत होने के चांसेस हैं इसमें। वैसे इसका आंसर डेवलपिंग कंट्रीज आता है, इतना बता दूं मैं आपको। अब देखिए मेंस के नोट्स फिर से काम आएंगे। पेपर 7 पेपर गोल्ड SDR, ठीक है, ये पेपर 7 का पार्ट है और IMF एक डेडिकेटेड सिलेबस का कीवर्ड है पेपर 7 पार्ट 2 में, तो यहाँ से वाला क्वेश्चन बन गया मेरा। 38 क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए इसका जो घटना चक्र जो मैंने आपको बताया है इन्वायरमेंट में, वहीं का क्वेश्चन है ये। जो गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आप एक एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे तो CH4 का मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा मॉलिक्यूल वाइज नहीं बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन आता है वो मिथेन का आता है, फिर नाइट्रस, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है, सेकेंड ऑर्डर मिथेन का आता है। अब देखो अब ये उनको डिसाइड करना है कि इसमें है या इसमें है, ये तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो अब इन दोनों में A और D में आपको कन्फ्यूजन है यूजुअली, तो मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके हिसाब से CFC का सबसे कम था तो मैंने D मार के आया था। कई लोग A मार रहे थे और शायद NCERTs में कुछ दिया, मैंने पर्सनली D ऑप्शन टिक किया था एंड आंसर के हिसाब से भी D था आंसर, तो ये मेरा सही हो गया था। 39 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंथ। अब मैं बताता हूँ कि आपको मैं बार बार हिंदी वर्जन क्यों पढ़ने के लिए बोलता हूँ। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, लेंथ का मतलब लेंथ। अब किसी को इस हिसाब से देखूं, लेंथ देखूं एक्सट्रीम एंड्स में या उसका एरिया देखूं, ये डिपेंड कर जाता है ना। तो ये देखिए इसमें मैंने मान लिया कि चलो एरिया की बात हो रही है, तो मुझे अब मेरे स्टैटिक नॉलेज के हिसाब से पता है कि गल्फ ऑफ मन्नार एक एक्वेटिक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, वंस अगेन ग्राफ बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सुंदरबन नहीं हो सकता, सुंदरबन से स्टार्ट नहीं हो सकता, गल्फ ऑफ मन्नार ही है, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मन्नार दिया हुआ है तो गल्फ ऑफ मन्नार का सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा सुंदरबन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। अब देखो पंचमढ़ी कंचनजंगा और कंचनजंगा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है MP में, कंचनजंगा है सिक्किम में।
अब आप देख लो, मेरे लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है ये डिसाइड करना कि प्लेन वाले एरिया का बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होगा या हिली रीजन का ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सिक्किम ज़्यादा बड़ा स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इक्वली फंस गए ऑप्शन बी और सी। तो मैं मान लीजिए अगर मैंने ऑप्शन सी मार लेता हूँ, क्योंकि इसके फर्दर लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एमपी मारना है सिक्किम ऑन द टर्म ऑफ साइज। तो मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगा, आई विल टेक माई चांसेस ऑन सी ऑप्शन, मैं मारूंगा इसका। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका जो आंसर बी है और मैंने लगाया था सी, तो ये मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन वंस अगेन आप अप्रोच देखिए, आपका काम है अप्रोच देखना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो अप्रोच है ना वो कॉमन होगी। भले ही मैंने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में पहुंचा था और उसके बाद मैंने गलत लगा दिया, बट जो अप्रोच होती है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के जरिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसिड रेन, घटना चक्र का क्वेश्चन है और 50 बार पूछा गया है ओवर द ईयर्स। तो इसका आंसर है नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो मेरे को दिख रहा है, बट आई विल रीड द 4 ऑप्शन एंड एलिमिनेट देम। सी है इसका आंसर। अब देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काम आता है वंस अगेन। तो वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेंस पढ़ना इज वेरी नेसेसरी बिफोर यू गो इनटू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की डेडिकेटेड तैयारी नहीं होती है, मेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस माइनस करके आते रहते हैं। अब देखो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस क्वांटिटी से जब आप माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन, तब नेट क्वांटिटी निकलती है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये होना चाहिए था इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट 1 तो गलत है मेरे हिसाब से। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये ऐसा नहीं होता है। जो पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम का डिवीजन होता है टोटल पॉपुलेशन से, और नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट होता है, ये एनडीपी बोल रहा है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट आना चाहिए था यहाँ पे। स्टेटमेंट 3 देखें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड। देखिए ये तो मेरे को नहीं पता है एनडीपी और जीडीपी में कौन सा अच्छा है, क्योंकि मेरे को बस इतना पता है कि जीडीपी से ज़्यादा अच्छा होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मेरे को इतना कॉन्सेप्ट पता है। तो अभी स्टेटमेंट 1 और 2 में स्ट्रगल करते हैं, और ऑल ट्रू नहीं, 1 और 2 गलत है। ऑनली स्टेटमेंट 1 2 आर ट्रू नहीं, ऑनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 2 तो डेफिनेटली गलत है। तो इसका आंसर आएगा डी, नॉन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डी लॉजिकली, लेकिन आयोग ने इसका आंसर लिया है सी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आयोग ने कुछ और लिया है। तो जो तुक्के मैं आपको बता रहा था, जैसे वो एल्यूवियल सॉइल में हमने लगाए, करंट अफेयर सोनू सूद वाला लगाया, तो वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, जो तुक्के हमने लगाए थे, वो अब यहाँ काम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट से बनाए हुए क्वेश्चन के जो आंसर है और आयोग के आंसर है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं हो सकता, नो मैटर हाउ गुड यू आर। कुछ ना कुछ अननोन्स होते हैं जो आप मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप तुक्का मारिए और एक सेफ्टी नेट तैयार रखिए अपने लिए हमेशा। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, नॉन ऑफ दिस। आयोग ने इसका आंसर लिया है सी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके क्या रिव्यू है? अगर आयोग का आंसर सही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या है उसका पर्टिकुलर रीजनिंग क्या है। 42 ऑप्शन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैबिनेट कमिटीज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कैबिनेट कमिटीज का, क्योंकि अगर होता तो यूनियन एक्सिक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर में मेरे को पढ़ना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मीकांत में कैबिनेट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। कैबिनेट कमेटी आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया या फिर क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कहेंगे, तो अगर उसका आर्टिकल नंबर आपको याद आ रहा है ना, तो मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो नहीं होंगे, गिवन कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली है। स्टेटमेंट 2, कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। मेरे ख्याल से सही है स्टेटमेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। इफ प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ द कमिटी, ही मे नॉट नेसेसरली बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसने एस्टैब्लिश कर दी कमेटी और प्राइम मिनिस्टर नंबर 2 कैसे हो सकता है किसी कमेटी में? तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, इसको होल्ड में रखते हैं। चौथा स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यार देखो ये वाला स्टेटमेंट मेरे को ना पता नहीं है, ये डाउटफुल है, लेकिन मेरे को डाउट ये है कि गलत है, बहुत चांसेस है।
लेकिन स्टेटमेंट जो 4 है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। और स्टेटमेंट आर ट्रू तो मैं नहीं कहूँगा। स्टेटमेंट 1 2 3 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। पता नहीं, आई डोंट नो। स्टेटमेंट 2 3 4 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये तो डेफिनेटली नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर फॉल्स, ये हो सकता है आंसर। मेरे एलिमिनेशन के बाद अगर कोई बच रहा है तो ऑप्शन डी बच रहा है, तो ऑप्शन डी इसका मैं आंसर लूँगा। और जो आयोग ने इसका आंसर लिया है वो भी डी लिया है, तो मेरा सही हो गया। अब देख रहे हैं किस प्रकार से मेरे को 2 स्टेटमेंट पता थे लेकिन 2 स्टेटमेंट नहीं पता थे। तो एलिमिनेशन करते हुए ऑप्शन इस टाइप से सेट थे कि मुझे थोड़ा सा जम गए एंड ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जैना लिटरेचर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो अब फिर से मेंस का जो आपका नॉलेज होता है वो काम आता है यहाँ पे, इसलिए प्रीलिम्स की डेडिकेटेड तैयारी के पहले आपको मेंस पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं काम आ जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जैना लिटरेचर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द श्वेतांबर कैनन इंक्लूड्स 12 अंग। ये तो बात सही है, 14 पर्व हैं, 12 अंग हैं और 12 उपअंग है। ठीक है, यहाँ पे 12 अंगास बोला है जो कि सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंगास वेयर कंपायर्ड द काउंसिल हेल्ड एट वालाबी। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि वालाभी वाला सही है, कि वालाभी में ना उनका री राइट किया गया था, उनको कंपाइल नहीं किया गया था, कंपाइल किया गया था पाटलिपुत्र में। अब जहां तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री को लेके, ऐसा था कि पहले 14 पर्व एक्सिस्ट करते थे, ये कहीं गुम गए तो इनको 12 अंक के फॉर्म में पाटलिपुत्र में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि ये 12 अंग भी घूम गए तो उनको रीराइट किया गया था, कंपाइल नहीं किया गया था, रीराइट किया गया था वल्लभी में, और 12 उपांग भी साथ में लिखे गए थे। ठीक है, तो 12 उपांग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहली बार ये लोग पाटलिपुत्र में ही कंपाइल कर दिया गया था और उसके बाद इनको रीराइट किया गया था वल्लभी में। ठीक है, तो मोर और लेस ये वाला स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ही ट्रू आएगा मेरे हिसाब से। इसका ऑप्शन आना चाहिए था डी, और आयोग ने भी इसका आंसर लिया है डी, तो ये सही हो गया मेरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कपिला इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सामक सिस्टम। आई डोंट नो। कपिला टीचेस दैट अ मैन्स लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी। देखिए वाला क्वेश्चन डाइसी है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अटेम्प्ट करने वाला चाहिए वाला क्वेश्चन। मेरे को इतना मालूम है कि ये साकी सिस्टम है सबसे अर्ली है, अब उसके अंदर कपिला है या नहीं मुझे नहीं पता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन ये डाउटफुल टुवर्ड्स द करेक्ट साइड ज़्यादा है। ठीक है, कपिला टीचर्स दैट अ मैन्स लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी। अब देखिए जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है ना, यहाँ पे मेरा जो फजी लॉजिक काम कर रहा है वो गॉड पे तो उतना बेस नहीं था जितना वेदास पे बेस था। इनका ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स का जो कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन है, वो वेदास के बेसिस पे है। ऐसा भगवान की तो बातें नहीं हुई है, वेदास ही थे इनके जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो। तो ऐसा डिवाइन एजेंसीज तो नहीं थी, तो ये नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसीज तो मेरे को काइंड ऑफ सही लग रहा है। ये भी डाउटफुल है लेकिन काइंड ऑफ मुझे सही लग रहा है। तो क्या करूँगा, इसको इनिशियल राउंड्स में तो मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले एक बार पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो सेकंड राउंड में शायद इसका आंसर मैं ये डालता, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ये तुक्का मैंने लगाया है, और इसका आयोग का ना बाद में जो इसका आंसर लिया था वो भी ए ही लिया था, तो ये मोर और लेस मेरा सही हो गया था। तो यही जो बेसिक जो फजी लॉजिक है ये भी काम आ जाता है आपको एग्जामिनेशन में। 45th, read the following statement related to earthquake shadow zone and choose the correct option. The shadow zone of one earthquake is totally different from the shadow zone of another earthquake. हाँ बिल्कुल सही बात है, दो अगर कोई दो फिजिकल फिनोमिना हो रही है तो उनका एक ग्राफ बनना इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक कह रहा है, तो मोर और लेस मेरे को लगता है थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज टोटली डिफरेंट वाला कीवर्ड दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि दो फिजिकल इवेंट का एक ग्राफ तो नहीं बन सकता। स्पेसिफिक हीट का शायद कोई एक्सपेरिमेंट किया था क्लास 9-10 में, हम लोगों ने सबने किया होगा। उसमें वाटर को शायद बॉईल करते हैं 100 डिग्री तक, और उसके बाद उसका जो कूल डाउन का जो टेम्परेचर होता है ना, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं किस प्रकार से होता है। तो उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ कूल डाउन बहुत ज़्यादा होता है,
और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लगता है तो सेटल हो जाता है ग्राफ। तो उसका कुल मिला के ग्राफ इस टाइप का बनता था और यही एक्सपेरिमेंट था। और कभी भी दो लोगों के ग्राफ सेम नहीं आते थे, ठीक है, आना पॉसिबल भी नहीं है कि अगर आपने दोनों 100 डिग्री में कर दिया, कोई रूम के एक कोने में, कोई रूम के दूसरे कोने में, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो उस कारण कूलिंग रेट उसका थोड़ा सा डिफरेंट आए, आपका सेम आए। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक फिजिकल रूम में एक ही प्रकार का टेम्परेचर होगा हर कोने में। कोई हो सकता है खिड़की के साइड हो, कोई हो सकता है कि दरवाजे के पास हो, तो खिड़की वाला हो सकता है गर्मी के दिनों में थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम मिलने के बाद वो धीरे धीरे कूल होगा। बल्कि जो अंदर वाला है वहां पे हो सकता है कि पंखा चल रहा होगा तो जल्दी कूल होगा। सिमिलरली अर्थक्वेक तो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे आएगा, एक ही एपिसेंटर में आएगा, अलग अलग जगह आएगा। तो इन दोनों इवेंट्स का सेम ग्राफ बनना इज नॉट पॉसिबल, तो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है, बट आई विल ट्रीट दिस एज काइंड ऑफ राइट। सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 100। देखिए ये व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कौन से एग्जामिनेशन का है, लेकिन उसमें पूछा हुआ था कि इनमें से कौन से वेव एक पर्टिकुलर जो सिस्मोमीटर होता है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो पी एस और कुछ और भी वेव्स थे, तो ये दोनों एक साथ तो नहीं कर सकता, इनमें किसी एक को कर सकता है, तो बोथ वाला तो सही नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अब देखिए कितने रैंडम क्वेश्चंस अचानक से आपको कहीं भी हेल्प कर सकते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि व्यापम, सीजीपीएससी व्यापम प्रीलिम्स के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो 2 वाला स्टेटमेंट तो गलत है, 2 इज ट्रू दिखा रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। तो 45 का मैंने आंसर लिया है बी, और आयोग ने भी आंसर लिया है बी, तो यहाँ पे मेरा काम बन गया। 46 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑन जीरो। यार ये नहीं पता मेरे को, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। 47 क्वेश्चन देखते हैं, ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, घटना चक्र ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। घटना चक्र सॉल्व करना है सुपर इंपॉर्टेंट, जितने भी इंडिया जीएस है, इंडियन हिस्ट्री छोड़ के बाकियों के घटना चक्र जरूर लगाइएगा, ठीक है, अपने मेंस के नोट्स के साथ, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। नहीं, 15 होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कईयों बार पूछ चुका है, पूरा एक पन्ना डेडिकेटेड है घटना चक्र का टुवर्ड्स दीज क्वेश्चन, तो यहाँ पे 15 आएगा। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, नहीं ये 20 है, तो स्टेटमेंट ये गलत हो गई, ये हो गई, इंटरचेंज कर दिया इन्होंने और ये स्टेटमेंट गलत है। कवरेज एरिया ऑफ वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड इरिगेशन इज मोर देन द कवरेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय रीजन। ये मेरे को पता नहीं, डाउटफुल है, लेकिन पहला दूसरा दोनों तो गलत है, ठीक है, करेक्ट हो नहीं सकता, ये डाउटफुल है, 1 और 2 तो करेक्ट नहीं है, 1 डेफिनेटली रॉन्ग है। इसका आंसर आ गया बी, और आयोग ने भी इसका आंसर लिया है बी, तो ये मैंने सही सॉल्व कर लिया है। 48 जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द फॉलो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ग्राफ बनाइए ताकि आपको पता रहे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंडिया जीएस किसी ने पढ़ा है अच्छे से, कुछ पिछले जन्म का कुछ ज्ञान होगा, तो आप सबको पता है कि एचबीजे पाइपलाइन होती है, सबसे लंबी होती है, तो एचबीजे पाइपलाइन सबसे लंबी है। तो देखिए जो 2 है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। अब 2 कहाँ स्टार्टिंग में, एक को छोड़ के बाकी सब में। अब इसका एलिमिनेट करते हैं। देखिए जामनगर लोनी भी मेरे को सही लग रही है पाइपलाइन, और कांडला भटिंडा पाइपलाइन, ठीक है, जामनगर और लोनी। जामनगर इज इन गुजरात, और जो लोनी है शायद राजस्थान में होना चाहिए, आई एम नॉट प्रिटी श्योर। और कांडला और भटिंडा, कांडला पोर्ट तो गुजरात में और भटिंडा इज इन नॉर्दर्न इंडिया, तो मुझे वही लग रहा है कि 4 वाला तो बड़ा होना चाहिए, तो इसको भी काटिए। अब देखिए इसमें फंस रहा है 1 और 3 और 3 और 1 में। सलाइली कोयली मथुरा ये यूपी रीजन में है, और जो कि तीसरा स्टेटमेंट है जामनगर लोनी, ठीक है। अब देखिए इनको डिफरेंशिएट कर पाना इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि इनके स्पेसिफिक लोकेशन में मैप है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है ए और डी मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इसमें किसी को भी तुक्का लगा लीजिए। अब मेरा मन कर रहा है कि चलिए सी लगा लेता हूँ, गलत हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं सी लगा के आता है इसका। आयोग ने इसका आंसर लिया है, आयोग ने डिलीट कर दिया है इस क्वेश्चन को, आई डोंट नो क्या रीज़न था डिलीट करने का, लेकिन ये डिलीट हो गया है। तो वंस अगेन इतना एलिमिनेट करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सही हो जाएं, बट जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको ऐसी अप्रोच करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मुगल एम्परर अकबर एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू रंबाली पांडे बाय द मुगल एम्पायर। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप क्वेश्चन पिछले साल का ही सॉल्व करेंगे उसी का क्वेश्चन है। और वहां पे एकदम एक बात मैंने सीख ली थी कि तानसेन जो टाइटल है वो अकबर के द्वारा तो नहीं दिया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो देख लेते हैं क्या क्या है। अब एक ऑप्शन कट गया स्टेटमेंट 1 के बेसिस में। अकबर वॉज मैरिड विद द सिस्टर ऑफ राजा मानसिंह। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, लेकिन डाउटफुल है, लेकिन करेक्ट वाले डाउटफुल की तरफ ज्यादा है। ठीक है, अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ आइन अकबरी। आई डोंट नो, मुझे नहीं याद आ रहा है ये स्पेसिफिकली क्या है। राजा तोडरमल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर्स आर्मी। देखो तोडरमल मेरे हिसाब से रेवेन्यू पे ज्यादा था, तो कमांडर इन चीफ है या नहीं मुझे नहीं पता, ये वंस अगेन डाउटफुल है, लेकिन गलत की तरफ ज्यादा डाउटफुल है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, सेकंड वाला शायद करेक्ट है, और फोर्थ वाला रॉन्ग है। तो इसके बेसिस में देखता हूँ कौन से ऑप्शन फंस रहे हैं। 2 को करेक्ट किसने माना है? किसी ने नहीं, तो वो तो चलो हटाओ। फोर्थ को गलत किसने माना है? फोर्थ को गलत शायद सी ने माना है, और डी भी लगभग मुझे लग रहा है कि नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो जो बच जा रहा है मुझे लग रहा है कि सी ही है, तो इसका आंसर मैं सी लेता। ठीक है, तो सी लेता, और आयोग ने शायद इसका आंसर भी सी लिया है, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या मिल गया, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे जो मेरे को बनाए थे। ये मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जो टोडरमल था ये रेवेन्यू चीज़ें हैंडल करता था जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ये बहुत सारा एन दशाला वगैरह और पोलज पर्वती, चाचर बाजर, इस टाइप के जो डिविजन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब टोडरमल से रिलेटेड थे, तो रेवेन्यू वाला था ये, कमांडर इन चीफ तो शायद नहीं था। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस में मैं बना लिया और लगभग मुझसे बन गया वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके साथ दिक्कत क्या है कि स्टेटमेंट दिए 3 और ऑप्शन में बोल रहा है ऑल द 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसिंग था, बट फिर भी लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये तो मेरे को तुरंत ही समझ में आया था कि ये वाला क्वेश्चन डिलीट होना है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, कि 4 स्टेटमेंट की बात हो रही, चौथा स्टेटमेंट है नहीं तो डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू हैव फन तो चलिए देखते हैं क्या है। द थीम्स ऑफ पट्टचित्रा पेंटिंग आर इंस्पायर्ड इन जगन्नाथन वैष्णव कल्ट। एग्जाम हुआ था खादी एवं ग्राम उद्योग का, KDI 19 करके। इसमें मेरी रैंक फंसी थी 14th। ठीक है, ग्रेड 2 की पोस्ट थी, 5200 या 5600, वही 60,000 सैलरी वाली पोस्ट थी। ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट थी शायद, तो उसमें ऐसे थे लगभग मेरे 118 नंबर आ रहे थे 150 में, 118 आ रहे थे या फिर 119 आ रहे थे। मेरी रैंक 14th आई थी, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ये पट्टचित्रा वाला जो क्वेश्चन आया था ये आया हुआ था, और ये ओडिशा की पेंटिंग होती है। ओडिशा की पेंटिंग है, तो जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट से अफेक्टेड हो सकती है, कि जगन्नाथपुरी वहीं पे है। ठीक है, तो पट्टचित्रा उड़ीसा से रिलेटेड है और उड़ीसा से रिलेटेड है जगन्नाथ, तो ये वाला स्टेटमेंट मोर और लेस सही होगा। पट्टचित्रा पेंटिंग जो है वो उड़ीसा की होती है, और वो इंस्पायर्ड फ्रॉम जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट हो सकती है। मंजूषा पेंटिंग के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये डाउटफुल है, कोई आइडिया नहीं है। पिथोरा पेंटिंग बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। देखिए अगर वो ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही है तो नेबरिंग स्टेट में ही रहेगी। तो अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश और ऐसा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश, तो इट वॉज नॉट फिजिकली पॉसिबल कि किसी ट्राइब का 2 डिफरेंट स्टेट्स के साथ रहना जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। बट गुजरात और मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो हाँ बाउंड्री शेयर होती है, और हो सकता है ट्राइबल कम्युनिटी कहीं उनके बॉर्डर में ही रहती होगी। तो ये स्टेटमेंट मोर और लेस सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें अगर क्वेश्चन 1 and 3 आ रहा है क्या, ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। तो देखिए मंजूषा पेंटिंग आर एक्सिक्यूटेड इन बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर वाला भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, मेरे हिसाब से सी या डी दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 स्टेटमेंट बोला है, तो मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, ये चौथा स्टेटमेंट है ही नहीं। तो आई गेस आई विल जस्ट लेट दिस क्वेश्चन गो और उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया। तो अब देख लेते हैं कितना स्कोर बन रहा है इंडिया जीएस में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मैं जाने दूंगा। ठीक है, तो लगभग जो मुझे याद है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को एनोटेट किया था, तो लगभग इसमें मैंने शायद 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इनमें से लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे कुछ 30 या 32 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, और 14 गलत हो गए थे लगभग। मान लीजिए 30, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आया, 30 क्वेश्चन सही 15 क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो लगभग इसमें मैंने बना लिए थे 60, और करेंगे तो 5 नंबर, 10 नंबर मान लीजिए, 10 नंबर माइनस,
तो लगभग 50 नंबर मैंने सिक्योर करे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो ये जो सेक्शन है इंडिया जीएस वाला, इसमें आई स्कोर्ड अराउंड 50। ठीक है, तो इंडिया जीएस में मेरे को लगभग 50 नंबर मिल गए हैं, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अब देखेंगे जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन है, वहां पे हम लोग किस टाइप से डील करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस रिलेटिवली इजी पोर्शन होता है। और 2020 के प्रीलिम्स का जो इंडिया जीएस जैसा हमने देखा अभी, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, जो नॉर्मल जो नेचर होता है वो नहीं था। तो इस पर्टिकुलर इंडिया जीएस पोर्शन को मैंने इसलिए पिकअप किया ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, लॉजिकली कैसे सोचना है, लास्ट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, कौन से गलत स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए, ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो कुल मिला के यही था, इंडिया जीएस को कैसे डील करना है इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ टफेस्ट इंडिया जीएस इन द हिस्ट्री ऑफ सीजीपीएससी प्रीलिम्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वीडियो काफी आपको हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन कैसे प्रीलिम्स में हैंडल करना है उसको लेके। तब तक आप बने रहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।